हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के लिए टॉपिक लेकर आए हैं प्लेटो का न्याय सिद्धांत। इससे पहले हमने आपको बताया कि प्लेटो जब एक चिंतक के रूप में बड़े हो रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तब एथेंस की क्या परिस्थितियां थी और उनके गुरु सुकरात की हत्या कर दी जाती है, उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों में प्लेटो को ये एहसास होता है कि शासन संचालन एक कला है, इसका संबंध लोगों के बेहतर जीवन से है। इसलिए यह एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में या व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए जो राजमर्मज्ञ होते हैं, जिन्हें नीति निर्माण की समझ है, जिन्हें लोगों की बुनियादी समस्याओं के बारे में जानकारी है। तो इसी संदर्भ में एक आदर्श राज्य की एक कल्पना करते हैं, एक विचार देते हैं और उसी आदर्श राज्य की जो एक विशेषता है या उसका एक जरूरी लक्षण है वो न्याय व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला है। यानी कि और भी बहुत सी बातें बताते हैं आदर्श राज्य में, उसकी अपनी शिक्षा व्यवस्था भी है, उसका अपनी साम्यवाद भी लागू करता है और भी कई बातें हैं। शासन को लेके राजा की बात भी है, नागरिकता की बात भी है, राज्य का आकार कैसा हो, ये सब बातें उसने बताई हैं। लेकिन न्याय का जो विचार है वो उसकी आधारशिला है। इसके इर्द गिर्द बहुत सी जो बातें हैं या उनका विचार है वो घूमता है। तो न्याय व्यवस्था की जब बात करते हैं अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, रिपब्लिक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें प्लेटो के जो चिंतन की जो बुनियादी बातें हैं वो उभर कर आती हैं और आदर्श राज्य का विचार उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में दिया है। तो ये एक संवाद शैली में लिखी गई है और समाज में वो न्याय की जब खोज करते हैं प्लेटो, तब वो एक संवाद से ही निकल कर आता है कि वास्तव में न्याय है क्या। तो जो वार्तालाप होती है उसमें 5 लोग शामिल होते हैं। हालांकि सुकरात इस समय इस दुनिया में नहीं थे जब वो ये पुस्तक लिख रहे थे, लेकिन वार्ता में शामिल करते हैं और एक तरह से प्लेटो न्याय के बारे में जो विचार रख रहे हैं वो इस पुस्तक में सुकरात के जरिए कहलवा रहे हैं। इसलिए प्लेटो उन 5 वार्ताकारों में शामिल नहीं है, जिनमें सेफालस है, एक ग्लूकोन है, एक थ्रेसिमेकस हैं और एक और व्यक्ति हैं। तो ये सब से जब वार्ता शुरू होती है कि न्याय क्या है, तो सब अपनी बातें रखते हैं। कोई कहता है कि सत्य बोलना न्याय है, कोई कहता है कि शक्तिशाली का हित न्याय है। अलग अलग बातें निकल कर आती हैं। सुकरात है जो प्लेटो के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहते हैं, तो वो इन सबको खारिज करते जाते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि सुकरात की ये शैली थी कि वो बातचीत के जरिए, तर्क वितर्क के जरिए सत्य का अन्वेषण करते थे और वास्तव में जो कोई विचार है उसको उभार कर लेकर आते थे। ये द्वंद्वात्मक जो शैली कहलाती है, उसके जरिए वो सत्य का उद्घाटन करते थे। तो इसी तरह जो न्याय का विचार है उसका उद्घाटन एक संवाद शैली से होता है। और भारत में भी एक पुस्तक है महात्मा गांधी की, जो पिछली बार एक परीक्षा में पूछा गया था, हिंद स्वराज्य, वो भी संवाद शैली में लिखी गई है। और इसी तरह रिपब्लिक भी संवाद शैली में लिखी पुस्तक है। तो इसमें लेखक है वो डायलॉग के जरिए अपना जो कंटेंट है उसको आगे बढ़ाता है। तो हम बात कर रहे हैं न्याय व्यवस्था की। तो प्लेटो ये बताते हैं कि जो न्याय का विचार है वो वैयक्तिक
नहीं है बल्कि सामाजिक है। यानी कि जब एक व्यक्ति अपना जो हित अदा करता है, अपना हक अदा करता है, अपनी कर्तव्य की जो निर्वहन करता है, तब जाकर न्याय का विचार उभर कर आता है। तो प्लेटो इसे व्यक्ति की बजाय समाज से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने माना है, समझा है कि जो भी आदर्शवादी विचारक रहे हैं वो राज्य को व्यक्ति का ही विराट रूप मानते हैं। यानी कि राज्य की जो प्रकृति है वो व्यक्ति की ही प्रकृति का एक वृहद जो रूप होता है या प्रतिनिधि होता है राज्य। तो प्लेटो पहले जब न्याय की अवधारणा का विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं, तो वो पहले मानव प्रकृति की तलाश करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि हर व्यक्ति में आमतौर पर 3 गुण होते हैं, लेकिन उसमें किसी एक गुण की प्रधानता होती है। वो 3 गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे तृष्णा है, वो इमोशन या भाव है, और नॉलेज है। ये तीनों गुण हर व्यक्ति में मिलते हैं, लेकिन ये हर व्यक्ति में बराबर नहीं होते। किसी व्यक्ति में जो तृष्णा या भूख जिसे कहते हैं, वो ये जो ज्ञान और ये इमोशन है इससे ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति में ज्ञान है उसमें भूख नहीं होगी या फिर उसमें भावावेश या संवेग नहीं होगा, इमोशंस नहीं होंगे। सब में सब बातें होती हैं, लेकिन सब में ये बराबर की स्थिति में नहीं होती। किसी में ये किसी गुण की प्रधानता होती है, किसी में किसी की प्रधानता होती है। जो ये मानव की जो प्रकृति है वो विविध है। समाज में सभी लोग भूख या तृष्णा वाले नहीं होते हैं, या जो समाज में जो सभी लोग हैं वो ज्ञानी नहीं होते हैं, या समाज में जो सभी लोग हैं वो इमोशंस वाले ही नहीं होते हैं। तो इसी तरह से प्लेटो ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति में तृष्णा के गुण की प्रधानता होती है प्रकृति में मनुष्य की, किसी मनुष्य की प्रकृति में जो संवेग की या इमोशंस की प्रधानता होती है, और किसी व्यक्ति की प्रकृति में ज्ञान की प्रधानता होती है, नॉलेज की प्रधानता होती है। फिर प्लेटो कहते हैं कि जब हम व्यक्ति के लिए एक उचित सद्गुण की तलाश कर लेते हैं, तब फिर समाज के लिए भी जो सद्गुण की जो खोज है वो हो जाएगी, या सद्गुण निकल कर आ जाएगा। तो जो व्यक्ति अधिक से अधिक संपत्ति संग्रहण में यकीन करता है, इस चीज़ में उसकी ज़्यादा रुचि है, तो हम इस कहेंगे कि इसमें तृष्णा ज़्यादा है, भूख ज़्यादा है। आमतौर पर जिसे हम व्यापारी कहते हैं, तो व्यापारी के लिए या जिसमें तृष्णा है उसके लिए सद्गुण है संयम। यानी कि जो भी व्यक्ति व्यापारी है या जो बहुत ज़्यादा धन संग्रहण की इच्छा रखता है, तो उसे भी मतलब संयम होना उसके लिए ज़रूरी है। अगर संयम नहीं होगा तो वो न्याय नहीं कर पाएगा, न अपने लिए, न देश और समाज के लिए। यानी कि अधिक से अधिक संग्रहण करता जाएगा तो जो अति सर्वत्र वर्जित वाली स्थिति आज में अगर वो नहीं आएगा तो फिर मुश्किल में पड़ेगा। तो यहाँ वो कहते हैं कि ठीक है, आप में ये तृष्णा का गुण है, लेकिन आप संयम भी बनाए रखिए। एक स्तर पर आकर आपको अपने आप पर काबू भी पाना है। तो जो उत्पादक वर्ग कहें, या पहले हम बात कर रहे हैं कि जो व्यापारी है उसके लिए सद्गुण संयम है। इसीलिए जिस व्यक्ति में इमोशंस हैं उसके लिए जरूरी है सद्गुण साहस का। यानी कि जिसमें इमोशन है उसमें साहस का सद्गुण आना चाहिए। अगर साहस का सद्गुण नहीं होगा तो उसके इमोशंस का गलत यूज भी हो सकता है। जैसे
साहसिक तो एक आतंकवादी भी होता है, यानी कि इमोशन तो उसमें भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो जो अपने इमोशन का यूज कर रहा है उससे किसी का भला नहीं हो रहा है, बल्कि वो समाज और मानवता की मुश्किलें पैदा कर रहा है। आतंकवादी भी कोई कम उनमें सही वो इमोशंस बहुत हावी होते हैं, उनकी बुद्धि पर इमोशन बढ़ जाते हैं, तभी तो कोई इतने मानो बम बन जाता है जो अपने शरीर पे ही बम बांध लेता है। लेकिन वो दुस्साहस है वो, क्योंकि उससे समाज का भला नहीं हो रहा है। जिसे हम साहस कहेंगे तब हम अपनी जो इमोशंस का यूज है वो इस तरह से करेंगे जिससे कि समाज, देश और सबका भला हो। तो जिसके पास इमोशंस है उसका जो सद्गुण है वो साहस है। फिर बात आती है कि ज्ञान का, तो ज्ञान का जो सद्गुण है वो विवेक है, यानी कि नॉलेज होना एक बात है, अगर आप उस नॉलेज का सही यूज करेंगे, समाज के हित में यूज करेंगे, तब तो वो नॉलेज है वो, उसके लिए विवेक की ज़रूरत है। और अगर आप उसका गलत यूज कर जा रहे हैं कि आप उससे बम बना दे रहे हैं या और ऐसे कोई विनाश के काम कर दे रहे हैं, या आपको हैकिंग की समझ है लेकिन एक तो आप किसी के लिए विनाशकारी काम करें, एक किसी के लिए अच्छा काम करें, तो आपका नॉलेज है वो समाज को दिशा दिखाने वाला है, समाज में बेहतरी करने वाला है, समाज के लिए सही निर्णय लेने वाला है, तब तो वो सही होगा, उसका लाभ आपको भी मिलेगा और समाज को भी मिलेगा। लेकिन यदि आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो वो समाज को मुश्किल में भी ले जा सकता है। तो यहाँ ज्ञान के साथ कहा गया कि विवेक का होना जरूरी है। भाई आईएएस परीक्षा में पास होते हैं तो ज्ञानी तो होते ही हैं, लेकिन उनमें जो विवेकशील होते हैं वो अपने पद का और अपने नॉलेज का जो यूज है वो समाज के हित में करते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेशुमार संपत्ति दौलत जोड़ लेते हैं और अपने ज्ञान का जो उपयोग है दुरुपयोग कर देते हैं। तो प्लेटो ने ये माना है कि हर जो व्यक्ति में जो उसकी प्रकृति का गुण है, ये जो उसकी विशेषता है, उसके साथ उसे एक सद्गुण विकसित करना होगा। यानी कि उत्पादक वर्ग है वो संयम के साथ अपना उत्पादन का काम करेगा, जो सैनिक है वो साहस का सद्गुण अपने अंदर पैदा कर लेगा, शासक वर्ग है वो विवेकशीलता में आ जाएगा, विवेक का सद्गुण पैदा कर लेगा। तब जो समाज में सद्गुण उभर कर आएगा वो न्याय होगा, जो सर्वोच्च सद्गुण होगा। इसलिए प्लेटो न्याय को एक समन्वयक विचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि जब समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग हो, सैनिक वर्ग हो या शासक वर्ग हैं, ये तीनों अपनी जो जिम्मेदारी है या अपने जो उनमें जो सद्गुण है उसके अनुरूप जब वो समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, तब जो एक परिणाम के रूप में जो निकल कर आएगा समाज में व्यवस्था के रूप में, तो वो न्याय होगा और हम उस समाज को एक न्यायपूर्ण समाज कह सकेंगे। यद्यपि प्लेटो ये मानते हैं कि उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग को दार्शनिक राजा के नियंत्रण में होना चाहिए। जब उसके नियंत्रण में रहेंगे तो वो सही से काम करेंगे, अपनी जो जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाएंगे। इस मामले को लेकर कुछ आलोचनाएं भी होती हैं कि जब उनमें अपना सद्गुण है, काम कर रहे हैं, तो फिर दार्शनिक राजा को उन्हें अपने नियंत्रण में लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये मानते हैं कि चूंकि शासन की बागडोर दार्शनिक राजा के हाथों में है और शासन का काम है, राजनीति का काम है कि वो समाज के दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी निगरानी रखे, अपना दखल दे, तो इसलिए वो दार्शनिक राजा को या शासक वर्ग को ये अधिकार देते हैं कि वो सैनिक वर्ग
और उत्पादक वर्ग पर अपना नियंत्रण कायम रखें या अपनी उस पर निगरानी रखें। तो ये प्लेटो का एक न्याय का विचार है। अब किस वर्ग में किस गुण की प्रधानता है या किस व्यक्ति में कौन सा गुण प्रमुख है, यानी कि उसमें विवेक है या उसमें जो साहस है या उसमें तृष्णा है, तो ये सब पता चलता है एजुकेशन सिस्टम से। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसी में ही अलग अलग स्टेज पर ये निकल कर आता है कि इसे मतलब कौन सी श्रेणी में रखा जाए। तो शिक्षा व्यवस्था को हम अलग से पढ़ेंगे, तब हम इस पर और भी बात करेंगे। तो ये प्लेटो का एक न्याय का विचार है। प्लेटो ये चाहते हैं कि जिस किसी के अंदर जो जिम्मेदारी है, जिसमें जो क्षमता है, जो उसकी ताकत है, उसी को ही वो काम दिया जाए। अगर हम गलत हाथों के अंदर गलत काम दे देंगे तो फिर समाज में अव्यवस्था फैलेगी, भ्रष्टाचार फैलेगा। उनका मानना है कि यूनान की जो समस्या है, एथेंस की जो समस्या है, वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ शासन ऐसे लोगों के हाथों में है जो उसके योग्य ही नहीं है। उसके लिए जो आवश्यक योग्यता चाहिए या जो गुण चाहिए वो उनमें है ही नहीं। वो वाक्पटु थे, भाषणबाज थे और उन्होंने बातें बनाकर लोगों से एक तरह से अपना जो सहमति ली और सत्ता में आकर बैठ गए। और फिर जब वो काम कर रहे हैं तो फिर वो ऐसे कर रहे हैं कि जिससे समाज का हित नहीं हो रहा है बल्कि अपना ही हित किए जा रहे हैं, और समाज में ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो वो कहते हैं कि भाई जब हम बीमार होते हैं तो हम अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। हम ये देखते हैं कौन डॉक्टर है जो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट देता है, जिसे शरीर की बहुत अच्छी समझ है, जिसके आमतौर पर परिणाम अच्छे रहते हैं। हम ऐसे डॉक्टर के पास थोड़ी जाएंगे कि जो बहुत अच्छा भाषणबाज है। तो लोकतांत्रिक समाजों में भी एक दिक्कत है कि हम एक अच्छा जो भाषणबाज है उसे अच्छा नेता मान लेते हैं। राजनीति का जो मुख्य लक्षण है या जो हम कहें कि ज़रूरत है वो ये है कि भाई वो पहले समाज को समझे, समाज की समस्याओं को जिसको समझ हो और उन समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास रोड मैप हो। वो कितना खूबसूरत बोलता है या वो कितना स्टाइल से बोलता है या उसका चलने का अंदाज क्या है, ये बातें राजनीति में कहाँ जगह है। ये ऐसा करना है तो फिर अभिनय की दुनिया है। तो यहाँ दिक्कत खड़ी होती है कि हम किसी पैमाने पर किसी का परीक्षण कर देते हैं। और ये आज के लोकतांत्रिक समाजों की भी समस्या है कि एक अभिनेता आता है और अपनी ही फिल्म के डायलॉग मार जाता है और जीत के चला जाता है, जिसका राजनीति की बुनियादी मुद्दों को लेकर उसकी कोई समझ नहीं है। लेकिन वो अपनी कहीं की लोकप्रियता का इस्तेमाल कहीं कर जा रहा है और फिर कभी लौट के ही नहीं आता है। तो ये प्लेटो के चिंतन की बहुत ज़रूरी संदेश है जो आज के समाजों पर भी लागू होता है। हम इस बात में यकीन नहीं करेंगे कि ठीक है उसका दार्शनिक, क्योंकि दार्शनिक जो राजा की जो बात कही या आदर्श राज्य का विचार है वो हकीकत में नहीं उतर पाया, लेकिन यह हमारे लिए इस बात को ज़रूर बताता है कि आधुनिक जो राज्य हैं उनके लिए आदर्श की तरह है कि हम भले ही हम आदर्श राज्य की स्थापना ना कर सकें लेकिन उसके कितने करीब हैं। एक जिस तरह से समुद्र में एक जो प्रकाश स्तंभ होता है वो ये बताते हैं कि समुद्र की जहाज है उनको जाना किधर है, तो आदर्श राज्य भी उसी रूप में उसकी भूमिका है। बहुत सी बातें हैं वो सार्वभौमिक हैं जो आज भी लागू हो रही हैं कि आज भी हम इस बात में तो कोई इनकार नहीं कर सकते कि शासन का जो संचालन है वो ऐसे हाथों में होना चाहिए जो राजनीति की बुनियादी समस्याओं की समझ रखते हैं और उनका समाधान का रोड मैप रखते हैं और जो जनहित को प्राथमिक रखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तब फिर हम उन्हीं परिस्थितियों में लौट कर चले जाएंगे जिस किसी समय एथेंस में रहा था कि
जो इतना ज्ञानी सुकरात को ही जहर पिला दिया गया। उस समय के शासन इतना असहिष्णु कहें या फिर अपनी आलोचना को सहने में इतना कमज़ोर था कि उसने एक दार्शनिक को ही लटका दिया या जहर का प्याला पिलाकर मार दिया। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से जो सोशल रिफॉर्मर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के कमज़ोर तबके की हक की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उन्हें उल्टे सीधे कानूनों में फंसाकर डाल दिया जाता है, जेलों में सड़ रहे हैं। क्यों सड़ रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर समाज के हित में आए थे। उन्होंने सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्हें ही बदनाम किया गया या उन्हें अरबल नक्सल कहा गया या कुछ भी कहा गया, ठोक दिया जेल में। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां जब लोकतांत्रिक समाजों में उभरती हैं, तब फिर प्लेटो का विचार है और ज़्यादा उभर कर आता है। तो ये प्लेटो के न्याय के बारे में हमने आपको बुनियादी बात बताई है। क्लासरूम में मिलेंगे तो हम आपको और ठीक से बता पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें काफ़ी विस्तार है और ये विचार है इसकी आधुनिक न्याय के साथ कितना मेल खाता है, नहीं खाता है, इन सब बातों पर जिक्र होना है। धन्यवाद।